हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? सेम उसी चैप्टर पर, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर आज जो हमारा टॉपिक होगा, जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर बॉडीज एंड इर्रेगुलर बॉडीज। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाज़ औक़ात एग्जाम के एतबार से भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूं बेटा, इसमें से डेफिनेशन और कई दफ़ा पर, कई जगहों पर आपको जो है वो रेगुलर और इर्रेगुलर बॉडीज़ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूछा जाता है। उसकी डायग्राम को लेकर भी मैं आप लोगों को बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है बेटा। इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखते रहें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा और आज के बाद कभी भी इस टॉपिक पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए, अगर थोड़ा सा बात की जाए कि यार ये जो आप रेगुलर और इर्रेगुलर की बॉडीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनका कहां पर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, कोई भी बॉडी मानकर चलते हैं कि ये मैंने आपके पास सिंपली एक रॉड ले ली, ठीक है। अब इस रॉड के जो भी पार्टिकल्स हैं वो जिनसे मिलकर ये रॉड बनी हुई है, वो आपको दिख रहे हैं, वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स। एग्जैक्टली ये सारे वो पार्टिकल्स हैं जिनको मिलाकर हमने इस रॉड को, इस यूनिफॉर्म रॉड को तैयार किया है। अब यूनिफॉर्म रॉड का मैं से अगर नाम दे रहा हूं तो उसका मतलब ये एक रेगुलर बॉडी है, ठीक है। इसका सेंटर कहीं पर फिक्स्ड है और वो कहां पर फिक्स्ड है, हम कैसे पता लगाएंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा, हमने कैसे डिसाइड किया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहां पर है या इस पॉइंट पर है, इस पर भी इंशाल्लाह बात कर लेते हैं। देखें, असल में यूनिफॉर्म रॉड के अंदर जो भी सारे पार्टिकल्स है ना, जो इनका जो मासेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन सारे पार्टिकल्स का मास बिल्कुल इक्वल है, सेम है, तभी आप इस बॉडी को रेगुलर बॉडी का नाम दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि हर वो बॉडी जिसके सारे पार्टिकल्स का मास जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो याद रखो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बाज़ औक़ात देखा गया है डिफरेंट शेप के अंदर डिफरेंट होता है। पर अगर यूनिफॉर्म रॉड की बात की जाए तो यूनिफॉर्म रॉड के अंदर उसका मिड पॉइंट, यानी उसका वो सेंटर जहां पर रॉड का बिल्कुल आपको सेंटर पॉइंट दिख रहा है, जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, देखो ये पॉइंट इस रॉड का सेंटर है। इस पॉइंट से अगर आप इस रॉड के किसी भी एंड साइड पर जाते हैं तो इक्वल डिस्टेंस होगा दोनों तरफ। जैसे हमने मिड पॉइंट का मतलब यही होता है कि क्योंकि वो मिड पर है, ठीक है, और मिड का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट टू द, अगर हम एक पॉइंट को नाम दे दें पॉइंट ए और दूसरी साइड पर दूसरे एंड पॉइंट को नाम दे दूं मैं पॉइंट बी, और इस मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ओ का, तो ओ से लेकर ए का डिस्टेंस और ओ से लेकर बी का डिस्टेंस इक्वल है, तभी ये आपका मिड पॉइंट हो गया। अब इस यूनिफॉर्म रॉड के इसको यूनिफॉर्म इसलिए भी कहा जा रहा है कि जिन पार्टिकल्स से मिलकर ये रॉड बनी हुई है वो इक्वली मास रखते हैं और ये इक्वली मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल की वजह से इस रॉड को तैयार किया गया, जिसकी वजह से आप इसको यूनिफॉर्म रॉड का नाम दे रहे हो। तो ये आपका जो मिड पॉइंट है ये आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं इस रॉड को अपने उठा लूं और इसे फिंगर्स पे इस तरह हैंग करूं उसके सेंटर से, तो वो एग्जैक्टली बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम होगा, दोनों तरफ से वो बैलेंस होगा, तभी आपका वो सेंटर पॉइंट होगा। अगर हम ये सोचकर चलते हैं कि यहां पर अगर नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स का मतलब नॉन यूनिफॉर्म ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अगर होते, तो क्या हर पार्टिकल्स का मास एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। अब अगर आप चाहे किसी इस नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल की रॉड को आप चाहे यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर भी रख दो, क्योंकि मासेस का डिफरेंस होने की वजह से इन पर ग्रेविटी, इन पर जो वेट इनका होगा, उन पर जो ग्रेविटी एक्ट करेगी वो एक जैसी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है डिफरेंट। देखिए, मैंने कहीं पर एरो हेड ज्यादा दिखा रहा हूं, ज्यादा आपको नीचे की जानिब डाउनवर्ड मोशन में ज्यादा नीचे नजर आ रहे हैं, तो उसका मतलब उस पर वेट ज्यादा एक्ट कर रहा है, इनका मास ज्यादा है। और जहां पर आपको वेट थोड़ा सा कम दिख रहा है वहां पर मैंने एरो हेड थोड़ा छोटा दिखाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अनइक्वल या नॉन यूनिफॉर्म मास की डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी भी बॉडी के अंदर, तो वो यूनिफॉर्म बॉडी नहीं कहलाती, वो एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी कहलाती है। उसका सेंटर अप कैसे निकाला जाए जिससे हमें पता लगा सके उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, तो उसमें आप क्या करते हो कि वो उसका सेंटर फिर फिक्स नहीं होता। जैसे यूनिफॉर्म रॉड के अंदर उसका सेंटर बिल्कुल फिक्स पॉइंट पर था,
मिड पर था। जबकि नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के अंदर या इररेगुलर बॉडी अगर कोई शेप, उस पर हम आगे बात करेंगे, पहले इसको समझ ले। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के अंदर उसका सेंटर फिक्स नहीं होता, फिर आप चेक करते हो कहां पर जाके जो है कहां पर जाके टॉर्क नहीं लग रहा, यानी टर्न नहीं हो रहा, जहां पर आके वो रॉड फिक्स हो जाएगी, यानी आपके पास बैलेंस हो जाएगी, वहां पर उस रॉड का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वहां पर मैक्सिमम मास होगा और मैक्सिमम वेट एक्ट होगा। इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो वो कहीं पर भी आ सकता है, फिर वो सेंटर में नहीं आएगा जहां नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पार्टिकल्स होते हैं, वहां उसका सेंटर जो है उस बॉडी का वो सेंटर पे नहीं होता। चलिए अब पहले थोड़ा सा हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं और डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है। द पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो पॉइंट वेयर इट्स होल वेट अपेयर्स टू एक्ट, जहां पर उस बॉडी का जिस पॉइंट पर होल वेट एक्ट कर रहा होगा, जहां पर उसका होल वेट होगा, मैक्सिमम वेट होगा, मैक्सिमम मास होने की वजह से जहां पर उसका मैक्सिमम वेट है, वो पॉइंट आपका कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ थोड़ा सा रेगुलर बॉडीज की एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसके बाद मैं दोबारा एक इररेगुलर शेप की बॉडी बनाऊंगा, उस पर भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। चलो अब अगर रेगुलर शेप की बात की जाए तो रेगुलर शेप के अंदर हमारे पास क्या कुछ हो सकता है, जो फिक्स बॉडीज होती हैं, जिनको लेकर हम बहुत कुछ मैथ्स और फिजिक्स के अंदर और कई और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी डिस्कस कर रहे होते हैं। हम ले लेते हैं स्पेयर। स्पेयर जो है, उस स्पेयर का सेंटर हमेशा याद रखो, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसके सेंटर पर होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है, आपने देखा यूनिफॉर्म रॉड की तो एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको इस लेक्चर का स्टार्ट किया था, वहां पर हमने देखा था कि यार यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर होता है उसके सेंटर पर ही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ सर्कुलर प्लेन अगर मौजूद है तो उसका जो सर्कुलर प्लेन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो भी सेंटर पर होगा। और अगर हम मजीद और आगे चलें तो और मजीद रेगुलर बॉडीज की एग्जांपल्स क्या हो सकती है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, ये जो इस टाइप की जो बॉडीज हैं, इन सारी बॉडीज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा याद रखो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल पर होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रायंगुलर प्लेट की बात करें, ट्रायंगुलर शेप की अगर किसी बॉडी की बात की जाए तो उसका इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो उसके इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर सिलेंडर की बात की जाए, किसी सिलेंडर की अगर आप बात करो जो है वो एग्जैक्टली सिलेंडर आपने देखा होगा सेंटर फ्रॉम द होलो होता है, यानी वो खाली होती है अंदर से। तो उस सिलेंडर का जो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उस पर एक्ट करेगी वो उसके सेंटर वो कहां पर एक्ट करती है, वो उसके मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस पे एक्ट करती है। चलिए अब हम एक इररेगुलर बॉडीज की बात करें। मैंने कुछ इस टाइप की एक इररेगुलर शेप बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक इररेगुलर शेप आपको नजर आ रहा है। तो ये इररेगुलर शेप की जो बॉडी है और ये अगर सेंटर से होलो है, यानी सेंटर से बिल्कुल खाली है, तो अब आप क्या करोगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे निकालोगे? तो एक ये बहुत बड़ा टास्क है, थोड़ी सी मेहनत जरूर है इसमें, लेकिन हम निकाल लेंगे। अब जब आपके पास एक इररेगुलर शेप की बॉडी होती है तो वो जो है आपके पास उसका सेंटर जो होता है, जहां पर उस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे ज्यादा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, जहां पर उसका मैक्सिमम वेट अपेयर होगा। अब कैसे पता लगेगा एक इररेगुलर शेप की बॉडी के अंदर कहां पर उसका मैक्सिमम वेट अपेयर हो रहा है, कहां पर उसका मैक्सिमम मास है, जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे ज्यादा एक्ट करेगी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी एक्ट करेगी, वो हमें कैसे पता लगेगा? तो वो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी होता है। अब हम करते क्या है, उसके ऊपर एक शीट चढ़ा देते हैं। ठीक है, और उस शीट को हम लैमिनेट भी कहते हैं। उस शीट को चढ़ाने के बाद अब हम क्या करते हैं, फिर उसको एग्जैक्टली हम अपनी फिंगर्स पे किसी डिफरेंट पॉइंट्स पर हम चेक कर रहे होते हैं जहां पर वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब वो जिस पॉइंट पर बैलेंस होगा, या इस प्रोसेस को आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हो। ठीक है, तो ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्या कर रहे हो, उसका सेंटर निकाल रहे हो। सेंटर मतलब वो पॉइंट जहां पर उसका मैक्सिमम वेट अपेयर हो रहा है, और इस मैक्सिमम वेट अपेयर होने वाले पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मैक्सिमम ऐड करेगी, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एग्जैक्टली वहीं पर एक्ट करेगी, जो हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है। तो अब आप इररेगुलर बॉडीज को के अंदर आप किस तरह से निकाल रहे हो, तो पहला स्टेप तो ये होगा कि मेथड कौन सा यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, उसके लिए हमने क्या किया, उस इररेगुलर शेप की बॉडी को लिया, उस पर एक थिन फिल्म चढ़ा दी। थिन फिल्म मतलब उसको हम लेमिनेट का नाम दे रहे हैं। चढ़ाने के बाद फिर हम उसको डिफरेंट पोजिशंस पर अपने हाथ पर रखकर देखा, जहां पर जो है वो जहां पर उसका सेंटर आपको लगेगा वहां पर वो बैलेंस हो जाएगी, और यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो पॉइंट होगा।
चलिए हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर इख्तिताम करते हैं कि उम्मीद है बेटा आप लोगों को आज का टॉपिक ये समझ में आ चुका होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर बॉडीज़ का सेंटर कहाँ पर है। जो मैंने एग्जैक्टली डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ बॉडीज़ की बात की वो सारी आपके पास रेगुलर शेप के अंदर आती हैं। और इरेगुलर शेप की भी जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी जैसे कि हमने रॉड ली थी, ठीक है, और इसी तरह हमने जो एक डिफरेंट शेप का एक रेगुलर शेप की एक बॉडी बनाई, उसका भी फिर हमने उस पर नैमलेट फिल्म चलाने के बाद उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला। तो ये आपके पास इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा बेटा रिव्यू कर लो, इनको एक दफ़ा अपने पास जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई गई उसको एक दफ़ा लिख लो, ताकि फिर आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम अब इस लेक्चर को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होती है इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।